नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नई जनसंख्या नीति या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के मसौदे पर देश भर में चर्चा हो रही है। इस विवाद में कई सारे हेल्थ प्रोफेशनल, कई सारे राजनेता और जनसंख्या विशेषज्ञ ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कूद पड़े। आइए उनकी बात करते हैं कि उन्होंने क्या कहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा बयान दिया जो बहस के राजनीतिक और सांप्रदायिक चरित्र से अलग एक नीतिगत प्रश्न खड़ा करता है। वो प्रश्न क्या है, बात करते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून बनाने से जनसंख्या में कमी नहीं लाई जा सकती। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जरूरी है महिलाओं का शिक्षित होना, और जिन महिलाओं में शिक्षा दर अच्छी है वहां पर प्रजनन दर में कमी देखी गई है। तो हमारा टॉपिक भी यही है, शिक्षा स्तर और प्रजनन दर में कमी। किसी भी देश और समाज में जनसंख्या वृद्धि दर और महिला शिक्षा के बीच एक अंतर संबंध है। कई सारे रिसर्च हुए हैं जिन्होंने इस तथ्य को सही ठहराया। एक फीमेल एजुकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी नामक एक रिसर्च पेपर है जो जुंगको किम नाम के एक व्यक्ति ने किया है। उन्होंने बताया कि महिलाओं की शिक्षा दर और प्रजनन दर में जटिल संबंध है। औरत जैसे जैसे एजुकेटेड होती जाती है वो कॉन्ट्रासेप्टिक या गर्भनिरोधक उपायों का प्रयोग करने के लिए जागरूक हो जाती है। वे बच्चों की अच्छी एजुकेशन और परवरिश में ज़्यादा खर्च करने की तरफ सोच पाती है, यानी बच्चों के मानव पूंजी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब बच्चों को एज ए ह्यूमन कैपिटल डेवलप किया जाता है। बच्चा बड़ा होकर कमाएगा और परिवार की मदद करेगा जैसी सोच भी इससे कमजोर होती है, क्योंकि यदि बच्चा कमाएगा तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादा बच्चे होने चाहिए तो ज़्यादा परिवार की इनकम होगी। अगर महिला शिक्षित होगी तो ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। तीसरा मुख्य कारण ये पाया गया कि शिक्षित महिलाएं सुरक्षित तरीके से अगर रिप्रोडक्शन करेंगी, जिसके कारण शिशु मृत्यु दर में कमी आई। इसके साथ ही कुछ रिसर्च इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि शिक्षित महिलाएं नौकरी करने लगी, जिसकी वजह से भी वो कम बच्चे पैदा करने लगी। शिशु मृत्यु दर का जनसंख्या वृद्धि दर से सीधा संबंध है। जिस भी देश या समाज में बच्चों के बड़े होने से पहले ही मर जाने की आशंका अगर ज्यादा हो तो वहां प्रजनन दर ज्यादा होती है। इसलिए हिंसा और विद्रोह आदि से प्रभावित देशों या फिर कमजोर स्वास्थ्य सुविधाओं वाले देशों में आप देखेंगे कि जो प्रजनन दर है वो हमेशा ज्यादा होती है। परिवारों को लगता है कि पता नहीं पैदा होने वाले बच्चों में से कितने बच्चे बचेंगे। यूरोपीय यूनियन डेमोग्राफिक सिनेरियो ने अपनी एक रिपोर्ट में भी ये माना है कि महिला शिक्षा और स्वास्थ्य प्रजनन से बर्थ रेट में कमी देखी गई है। वहीं ईरान में 1979 में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था। उसके बाद वहां पर 384 हस्बैंड एंड वाइफ पर एक रिसर्च की गई। उनके प्रजनन और परिवार नियोजन व्यवहार से संबंधित ये रिसर्च थी और उसमें उनसे सवाल किए गए। इस रिसर्च में यह पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कम शिक्षित परिवार थे, परिवार का आकार बड़ा था, जबकि शहरी क्षेत्रों में परिवार का आकार छोटा था, क्योंकि वहां पर शिक्षा का स्तर ज्यादा था। एक शोध दक्षिण एशिया की महिलाओं पर भी किया गया। यह शोध बताता है कि शिक्षित महिलाओं में रिप्रोडक्शन रेट या प्रजनन दर कम है। एक अन्य कारण यह है कि शिक्षित महिलाओं में बच्चा पैदा करने या परिवार का आकार तय करने के बारे में फैसला लेने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन क्या यह बात भारतीय संदर्भ में भी सही है? क्या भारतीय परिवारों में कितने बच्चे करने हैं या नहीं करने हैं, परिवार का साइज कितना हो, जैसे मुद्दों पर शिक्षित महिलाएं क्या फैसला कर पाती हैं? आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। मान लीजिए कि किसी कपल की पहली बेटी हुई, एक हस्बैंड वाइफ थे, उनका पहला बच्चा उनकी बेटी हुई, और वो महिला दूसरा बच्चा नहीं करना चाहती है, तो क्या परिवार या उसके पति उसके इस फैसले को मानेंगे?
क्योंकि भारतीय समाज में माना जाता है कि वंश चलाने के लिए एक बेटा होना तो बहुत जरूरी है। साथ ही परिवार की विरासत और जायदाद भी बेटे को ही जाए, ऐसी लोक और धार्मिक मान्यताएं बनी हुई हैं। तो क्या लगता है, क्या महिला अपना वो डिसीजन ले पाएगी पहली बच्चे पैदा होने के बाद, जबकि वो पहली उसकी लड़की थी? एक आंकड़ा इस बारे में इकट्ठा किया जाना चाहिए कि ऐसे कितने परिवार हैं जिनकी पहली संतान लड़की है और उसके बाद उन्होंने बच्चा नहीं किया। यह आंकड़ा हमारे देश की सामाजिक सच्चाई के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि दर के सवाल को समझने में मदद करेगा, क्योंकि इस सवाल को समझे बगैर अगर जनसंख्या वृद्धि दर को रोकने की कोई नीति बनी या उसमें सख्ती का पहलू रहा तो आखिरकार कहीं कन्या भ्रूण हत्या बढ़ तो नहीं जाएगी या उसको बढ़ावा तो नहीं मिल जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कपल का पहला बच्चा लड़की है और 2 के बाद बच्चा पैदा ना करने का दबाव है, तो यह संभव है कि जब दूसरा बच्चा उसके गर्भ में होगा तो वो लोग चाहेंगे कि ये लड़का होना चाहिए और वो इसके लिए वो सारे उपाय करेंगे। हालांकि ये बात पक्के तौर पर नहीं की जा सकती है और इसके लिए तथ्य जुटाए जाने की जरूरत है, रिसर्च की जाने की जरूरत है, आंकड़े जुटाने की जरूरत है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की 2018 की रिपोर्ट की बात करता हूं। इसके अनुसार भारत के 22 प्रदेशों में से जो ये सेंट्रल हुआ था 22 प्रदेशों में हुआ था, उसमें से 13 प्रदेशों की जनसंख्या घट रही है। इन प्रदेशों में रिप्रोडक्शन रेट, रिप्लेसमेंट रेट, यानी जब जनसंख्या घटती है और ना बढ़ती है उसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट। ठीक है, तो प्रेजेंट दर रिप्लेसमेंट रेट से नीचे आ गई है। रिप्लेसमेंट रेट 2.1 है, लेकिन भारत जैसे देशों के मामले में से 2.2 माना जाता है, क्योंकि यहां पर शिशु मृत्यु दर ज्यादा है। दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में प्रजनन दर या रिप्रोडक्शन रेट सबसे कम है, 1.5 है। उसके बाद केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य आते हैं जिनकी फर्टिलिटी रेट 1.6 है, जबकि सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट बिहार और असम जैसे राज्यों में जो कि 3.2 है। अगर पिछले कुछ सालों का आंकड़ा देखा जाए तो 1950 में भारत की फर्टिलिटी रेट 5.9 थी। ध्यान दीजिएगा, 5.9 इन 1950। 1950 में जो फर्टिलिटी रेट थी 5.9 थी, यानी एक महिला लगभग 6 बच्चों को जन्म दे रही थी। 1971 में ये घटकर 5.2 हो गई और 2018 में ये घटकर 2.2 पर आ गई। यानी भारत में जनसंख्या विकास दर बिना किसी शक्ति के अपने आप ही नियंत्रित हो रही है। जब महिलाओं में एजुकेशन की बात आई तो देखा गया कि शिक्षित महिलाओं में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है और अशिक्षित महिलाओं में ये 3 है। मतलब शिक्षित महिलाएं हैं वो एवरेज 2 बच्चे पैदा कर रही हैं और अशिक्षित महिलाएं 3। इस रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई कि ग्रामीण क्षेत्रों में फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। भारत के आंकड़े भी साफ बताते हैं कि महिलाओं में शिक्षा के स्तर में बढ़ने के साथ फर्टिलिटी रेट में कमी आई है। कुल मिलाकर जो तथ्य हैं या जो रिसर्च सामने आई है उससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अगर महिलाएं शिक्षित हों तो वे 2 से ज्यादा बच्चे नहीं करेंगी या फिर वो कॉन्ट्रासेप्टिव उपायों के प्रति जागरूक हो जाएंगी और स्वास्थ्य सेवाओं को सरकार इतना दुरुस्त कर दे कि बच्चों के बचपन में ही मर जाने की आशंकाएं कम हो जाएं, यानी इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट कम हो जाए, तो जनसंख्या वृद्धि दर अपने आप कम हो जाएगी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि महिलाओं को शिक्षित करिए, शिक्षित करने के साथ एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम डेवलप करिए, एक अच्छा सा एक हेल्थ सिस्टम डेवलप करना चाहिए। अगर ये 2 सिस्टम हम डेवलप कर लें, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतरीन बना दें कि हर व्यक्ति तक हेल्थ की पहुंच हो जाए, स्वास्थ्य की पहुंच हो जाए और हर महिला तक या हर पुरुष तक शिक्षित उसको शिक्षित कर दिया जाए या शिक्षा एक अच्छी शिक्षा का स्तर पहुंच जाए। वो शिक्षा नहीं कि उम्र 7 वर्ष और किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकते हो, वो नहीं, एक अच्छी शिक्षा कि महिला ग्रेजुएट हो जाए, अपने बारे में भी सोचे और अपने परिवार की उन्नति के बारे में भी सोच सके।
अपने बच्चों को कैसे पाला जाए, अच्छी तरह से पाला जाए, उनको बेहतर शिक्षा दिलाई जा सके ताकि वो बेहतर रोजगार पा सके, कोई अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकें। तो उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर महिला आपके घर में शिक्षित होगी तो निस्संदेह आपके बच्चे बहुत अच्छे शिक्षित निकलेंगे। तो हमारे समाज में इस चीज को लेकर जागरूक होने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वास्तव में वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे वीडियो किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, मैं इन वीडियो में सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि समाज में क्या आवश्यकता है, तो हमारी सरकारों को क्या करना चाहिए और हमारे लोगों को भी इसके बारे में सोचना है कि अपने घरों की महिलाओं को, बेटियों को, बहुओं को पढ़ने की ओर फोकस करें। हो सकता है कि कोई लड़की शादी से पहले नहीं पढ़ पाई तो शादी के बाद पढ़ सके। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जय हिंद।